देवताओं और दानवों के बीच हुआ समुद्र मंथन, उससे निकला अमृत, और अमृत की बूंदें गिरी जहां जहां, वहां चालू हो गया प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ। इस बार अवसर था प्रयागराज का। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। और आज दिनांक तक की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। और इस महाकुंभ में भारत के 70 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। वह चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, वह आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज तक पहुंचा है। और जितने भी दिन अभी भी महाकुंभ के बचे हुए हैं, यानी 26 फरवरी तक, हर वो व्यक्ति अपनी आस्था की डुबकी प्रयागराज महाकुंभ में लगाना चाहता है। ऐसा अवसर था। 144 साल के उस की बात की जा रही थी कि ऐसा एक अवसर आया है। हालांकि बाद में उस पर भी कई विश्लेषण हुए और कहा गया कि प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ आता है, 144 का कोई पैमाना नहीं। लेकिन आज हम इसकी बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर इस महाकुंभ के प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का हम घाट हैं और हमारे घाट से तीर्थयात्री गुजर रहे हैं, और अगर हम उनको बेहतर सुविधा नहीं दे पाए हैं, तो क्या इस महाकुंभ में जो अमृत गिरा है, उस अमृत की बूंद को हम धारण नहीं कर पाए? आज हमारा सवाल रीवा जिले के लेकर है। रीवा जिला अगर हम वास्तविकता से देखें तो प्रयागराज हमारे यहाँ से लगा हुआ है, और रीवा जिला उसके एक घाट की तरह है। रीवा जिले से गुजरते ही प्रयागराज की सीमा चालू हो जाती है, जहां महाकुंभ है, और वहां त्रिवेणी संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो रीवा से लाखों लोग गुजरे, देश के अनेक राज्यों से लोग यहाँ से गुजरे, यात्री गुजरे, तीर्थयात्री गुजरे। तो क्या हम उन तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा दे पाए, उन्हें मेहमान नवाजी दे पाए हैं? जो हमारी सनातन परंपरा है, जब हमारे यहाँ से तीर्थयात्री गुजरते थे, तो क्या वो सुविधाएं हमने तीर्थयात्रियों को दी हैं? यह बड़ा सवाल। ये सवाल यही नहीं रुकता, ये सवाल इससे आगे भी बढ़ जाता है कि जब हम पर्यटन की बात करते हैं, धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं, वह धार्मिक पर्यटन जिसको लेकर सरकारें करोड़ों लाखों रुपए खर्च करती हैं, वह अवसर रीवा के लिए था, जहां से देश विदेश के लाखों यात्रियों ने यहाँ से प्रयागराज की तरफ अपना कदम बढ़ाया था। यानी यह भी एक केंद्र था जहां से लोग प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। तो क्या हमने इस दौरान अपनी विरासत, अपनी धरोहर, अपने व्यंजन, अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें बताया? जबकि यह बताने के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है, तरह तरह की विधाएं अपनानी पड़ती हैं, जबकि वही लोग हमारे द्वार आए, हमारे द्वार से गुजरे थे। तो क्या हम उनका स्वागत नहीं कर सकते थे? उन्हें अपनी विरासत, अपनी धरोहर के बारे में नहीं बता सकते? यह बड़ा सवाल है जो आज खड़ा हुआ है, जबकि महाकुंभ जैसा आयोजन हमारे बिल्कुल पड़ोस में हुआ है और यहाँ से लाखों यात्री गुजरे। हो क्या रहा था, आप सबने वो देखा। जब हमारे यहाँ से तीर्थ यात्री गुजर रहे थे तो पैसे की लूट मची हुई थी सुविधाओं के नाम पर। तेलंगाना से लोग आ रहे थे, महाराष्ट्र से लोग आ रहे थे, केरल से लोग आ रहे थे, देश के अंतिम छोर से लोग आ रहे थे, जिन्हें कोई अता पता नहीं था सुविधाएं कहाँ मिल रही, कैसी मिल रही। जिन होटलों में ठहरने के लिए 1,000 रूम मिल जाया करते थे, वहां का किराया 10,000 हो गया, 15,000 हो गया। जहां भोजन 150-200 रुपए थाली था, 500 रुपए थाली हो। इस तरह की लूट मची हुई यात्रियों से। जबकि हम सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं। सनातन परंपरा यात्रियों की, तीर्थ यात्रियों की सेवा का भाव रखता है, तब लूट मार मची हुई। इस दौरान प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन की क्या जिम्मेदारी? जो हमारे यहाँ के नेता हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी? अंत में तस्वीरें क्या आई? प्रशासन ने 3 जगह छापा मारा। छापेमार में यह दिखाया गया कि कुछ फूड क्वालिटी खराब थी, इस वजह से छापा मारा गया है।
एक दिन तक वह संस्थान बंद रहा, दूसरे दिन फिर चालू हो गया। बात हमारे यहाँ के राजनेताओं की करें, जो सनातन की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, उनकी भी तस्वीरें आई। कब तस्वीरें आई? जब सीएम का ट्वीट आया, जब चारों तरफ से हाहाकार की बातें हुई, लोगों को व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं मिल पा रही, जाम की स्थिति बन गई, तब राजनीतिक पर्यटन की फोटो आई खिचड़ी बांटते हुए। आपने भी वो तस्वीरें देखी। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए था कि जहां से रीवा की सीमा चालू हो रही थी और प्रयागराज जहां तक रीवा की सीमा जा रही थी, वहां तक यात्रियों को, जो यात्री गजन गुजर रहे थे, उन्हें न केवल रीवा से प्रयागराज तक की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए थी, बल्कि खाने और रहने की विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए। यह दायित्व प्रशासन का भी था और यह दायित्व यहाँ के जनप्रतिनिधियों का था, यहाँ के समाज सेवियों का भी था। जबकि ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन सजग नहीं रहा, जिसके कारण सुविधाओं को लेने के लिए लोगों को काफी पैसे खर्च करने पड़े। और बाद में जब स्थिति बिगड़ी, तब राजनीतिक पर्यटन की तस्वीरें भी आई और प्रशासन की तरफ से यह पुरजोर तरीके से दिखाया गया कि हाँ, हमने काफी प्रयास किया। लेकिन इसकी गंभीरता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सीएम का इस पर ट्वीट आना, जापान से सीएम का इसको लेकर फोन आना और उसके साथ साथ पार्टी के अध्यक्षों का इस तरह से आह्वान करना, यानी उन्हें यह एहसास हो गया था कि यहाँ के लोग कितने बेहतर तरीके से मेजबानी करना जानते हैं और यही कारण है कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा होगा। जबकि रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ हमारे पास ये अवसर भी था कि हम राजनीतिक पर्यटन की जानकारी के साथ साथ अपने धार्मिक पर्यटन की जानकारी, अपनी विरासत की जानकारी, अपने जो हमारे यहाँ के खान पान की वस्तुएं हैं उनकी जानकारी लोगों तक उपलब्ध कराएं। पोस्टर लगवाएं। जब चुनाव आते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है नेताओं का, तो पोस्टर से पटा रहता है पूरा। लेकिन महाकुंभ का अवसर था, जहां से रीवा की सीमा प्रारंभ होती है और जहां तक प्रयागराज जाता है, आपको एक भी रीवा की धरोहर, रीवा की जानकारी, प्रयागराज तक जाने का रूट, रीवा में खाने पीने की व्यवस्था, यात्रियों के रुकने की व्यवस्था कहाँ पे कैसी है, इसके बारे में कोई जानकारी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या वास्तविकता में जिस तरह का महाकुंभ हमारे बगल में हो रहा है, अमृत की बूंदें गिर रही हो और उस अमृत को हम ग्रहण ना कर पाए, ना हम मेहमान नवाजी कर पाए, ना हम अपनी जानकारी, अपनी धरोहरों के बारे, अपनी विरासत के बारे में लोगों को बता पाए, तो क्या हम चूक नहीं गए? इससे केवल हमने उस पर्यटन की जानकारी ना उपलब्ध कराने का भी हमसे चूक हुई है, बल्कि आप समझिए कि आपके घर में कोई एक बार मेहमान आए जो पहली बार आ रहा है और आप उसे बेहतर तरीके से सुविधा ना दे पाए, तो उसके मन में क्या लगे, वह आपके बारे में क्या सोचे? ठीक यात्री जो यहाँ से लाखों यात्री या कि मैं कहूँ करोड़ों यात्री रीवा से गुजरे होंगे, उनके मन में रीवा को लेकर क्या बातें आई? आखिर रीवा मेहमान नवाजी कैसे करता है? रीवा सुविधाओं को लेकर कैसा है? रीवा के लोग कैसे हैं? रीवा के राजनेता कैसे हैं? क्या उनके मन में विचार आता? तो इसीलिए हमारा प्रश्न आज ये है कि क्या हमने कोई बड़ा अवसर खो दिया है? चाहे हम अपनी विरासत को बताने की बात रही, अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी वाले महल हमारे पास है। चाहे रीवा का महल की बात की जाए, हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास 15वीं शताब्दी का वो महल है। उसके साथ साथ अगर हम भारत स्तरीय कहें या कि विश्व स्तरीय कहें, अगर हमारे पास वाटरफॉल की बात करें तो क्योटी है, पूर्वा वाटरफॉल है, उसके बारे में हम नहीं बता पाए। देउर कोठार बौद्ध स्तूप यूनेस्को की सूची में यह शामिल है, लेकिन इसके बारे में लोगों को हम जानकारी नहीं दे पाए। हम जानकारी यह नहीं दे पाए कि हमारे यहाँ से ही सफेद बाग की बात चालू हुई है, जनक हम ही है और विश्व को हमने ये धरोहर दी, हम ये भी नहीं बता पाए। हमारे यहाँ क्या क्या व्यंजन है, हमारी विरासत क्या है, यह भी हम उनको नहीं बता पाए। तो ना उनको कुछ हम बता पाए, ना उनकी मदद कर पाए, ना उनका हम स्वागत कर पाए। और हम थे कहाँ? हम थे उस त्रिवेणी संगम के घाट पे, जहाँ से श्रद्धालु गुजरते हैं
और यह कल्पना करते हैं कि इस घाट पे आए हैं तो स्नान सुगम और सुरक्षित होगा, सुव्यवस्थित होगा। लेकिन उस संगम के घाट पर रहते हुए हम ये नहीं कर पाए, और ये शायद हमारी बड़ी चूक। जबकि बातें होती हैं और उन बातों पर भी गौर किया जाना चाहिए। जब बात होती है कि केवल त्रिवेणी संगम में तीन नदियों का, उन तीन बड़ी नदियों का, जिसमें गंगा यमुना सरस्वती हैं, उनके साथ साथ नर्मदा को भी मिलाया जाएगा, नर्मदा माँ नर्मदा नदी को भी, और उसका पीक सेंटर रीवा होगा। रीवा से माँ नर्मदा निकलेंगी और प्रयागराज तक जाएंगी और केंद्र बिंदु रीवा बनेगा। तो हमें यह समझना चाहिए कि जब हम प्रयागराज जैसे क्षेत्र के घाट हैं तो उस तरह हमें बिहेव भी करना चाहिए था। हमें ना केवल उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए था, यात्रियों को बेहतर गाइडेंस देना चाहिए था, अपित अपने बारे में भी उन्हें बेहतर जानकारी देनी चाहिए थी, जिस पर कहीं न कहीं हम चूके हैं। इस पर आज विचार करने की आवश्यकता सबको है, ना केवल मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ, ना मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, ना मैं समाज सेवियों की बात कर रहा हूँ, ना यहाँ के प्राइवेट होटल संचालक, यहाँ के जो भोजनालय हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो आज सनातन की बात करता है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाता है, और जब बाइक वाले 1-1 हज़ार रुपए लेकर 1-1 किलोमीटर तक पहुँचाते हैं, वह सवाल पूछता है, आखिर इतनी लूट क्यों मची हुई? वही सवाल वो तमाम यात्रियों ने यहाँ से गुजरते हुए महसूस किया होगा, उन्हें असुविधाओं के कारण महसूस किया होगा, जो उनके साथ रीवा में हुई है। यह सवाल इस सवाल पर आपका क्या कहना है? इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं? क्या जो हमने बातें कही हैं, इसमें आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सब खबरिया देखें, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।